सबसे पहले मैं आपको इस बहुत छोटा सा चैप्टर है, 3 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा और आज कल और परसों सैटरडे तक ये चैप्टर खत्म है। उसके बाद मंडे से मतलब नेक्स्ट वीक से आपके शोभित सर आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे एंड फिर बस फिर कुछ नहीं है, फिर है ना वही है ना। हाँ भैया बहुत बढ़िया गई छुट्टियाँ, मैं नानी के घर गई थी। अरे ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर कैसे हैं? आपकी पूरी टीम की वजह से एक बार फिर से मेरे एग्ज़ाम अच्छे गए हैं। सर आपके हाथ में क्या हो गया? अरे यार हाथ में ना थोड़ा सा चोट लग गई थी। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? ये जल गया था थोड़ा सा ना। ज़्यादा ही दिख रहा है सर। अच्छा ज़्यादा दिख रहा है क्या? हाँ। हैं तो इसको बांध दूँ क्या? हाँ। दिख रहा है क्या ये? हाँ। आप यही बताने आए थे? चलो गाइज अब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे, ठीक है। चलो तो आपके पास अगर मैं इस चैप्टर के टॉपिक्स की बात करूं तो आपके पास कुछ नहीं है, बस इंट्रोडक्शन है, फिर लीनियर इक्वेशन है और फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इंट्रोडक्शन में आप लोग बेसिक से चीजों को समझोगे कि एक्चुअल में आपके पास होता क्या है, मतलब ये पूरा का पूरा जो सार है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन, बेसिक्स जो होते हैं, टर्म्स कौन कौन सी यूज होंगी, वो सारी की सारी चीजें इसमें आप लोग पढ़ने वाले हो। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो तो सबसे पहले कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो कुछ कुछ टर्म्स होती हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है भाई। जो कुछ कुछ टर्म्स होती है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले यहां पे आप लोगों के पास एक टर्म आती है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स वैसे आपने पढ़ा हुआ होगा, वैसे आपने पढ़ा हुआ है इसको, है ना। पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा है। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स क्या होते हैं बाबू? कांस्टेंट्स वो होते हैं जो चेंज नहीं होते, चेंज नहीं होते। कांस्टेंट किसे बोला जाता है? जो चेंज नहीं होते, ठीक है। अभी बताऊंगा, डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक और टर्म पढ़ लेते हैं जिसे हम कहते हैं वेरिएबल। देखो ये कांस्टेंट और वेरिएबल का खेल है पूरा का पूरा इस चैप्टर में। कांस्टेंट और वेरिएबल्स का खेल है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो चेंज हो सकते हैं, जो चेंज होते हैं, जो चेंज होते हैं। ध्यान से सुनना, कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जो फिक्स होते हैं, जो चेंज नहीं होते। लेकिन वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो चेंज हो सकते हैं, जो चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कांस्टेंट्स की बात करूं तो जैसे 2 है, जैसे 3 है, -1 है, √2 है। ये जो टर्म्स है 3.14 है ना। ये जो टर्म्स है 2 3, क्या 2 जैसे 2 है, 2 आज भी 2 रहेगा, कल भी 2 रहेगा, परसों भी 2 रहेगा, शाम को भी 2 रहेगा, सुबह भी 2 रहेगा। 2 3 तो नहीं बन जाएगा ना। 2 एक फिक्स है। तो जितने भी आपके कांस्टेंट्स होते हैं जनरली हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स होता है, जो चेंज नहीं होता। लेकिन वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं बेटा आपके जो चेंज हो सकते हैं, और इनको जनरली हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। X Y Z A B C, इस तरीके के जो वेरिएबल्स होते हैं जनरली हम इनसे X Y Z तक ही लिख लो। X Y Z से हम अपने वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अच्छा है ना, ये चीजें हैं। पाई भी बेटा कांस्टेंट में आता है, पाई भी कांस्टेंट में आता है, 22/7 पाई कांस्टेंट में आता है, ठीक है जी। अच्छा तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जो चेंज नहीं होते, और वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इस और ये आप ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर बेटा आपके पास एक टर्म आती है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशंस क्या होता है? इक्वेशंस बेटा एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपके पास कांस्टेंट भी होता है, जिसमें कांस्टेंट का भी यूज होता है और वेरिएबल्स का भी यूज होता है, और साथ के साथ इक्वालिटी का भी यूज होता है, इक्वल टू का भी साइन होता है। जैसे अगर मैं आपके सामने वेरिएबल्स लिखूं, एक इक्वेशन लिखूं, तो इक्वेशन क्या होता है? जिसमें आपके पास जैसे कांस्टेंट का भी यूज होगा, वेरिएबल का भी यूज होगा, और बीच में आपके पास इक्वल का साइन होगा। मान लो आपके पास इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन दे रखे, तो ऐसे एक्सप्रेशन को इक्वेशन बोला जाता है, जिसमें आपके पास वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और इक्वल का साइन भी है।
तो ऐसे एक्सप्रेशन को इक्वेशंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्वेशन। कांस्टेंट क्या होता है? जो फिक्स होते हैं, जो चेंज नहीं होते। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स जो चेंज हो जाते हैं। इक्वेशंस क्या होते हैं? जिसमें कांस्टेंट्स भी हो, वेरिएबल्स भी हो और इक्वल टू का साइन भी आता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए ये लिख दिया। अब इस चैप्टर का जो नाम है, इस चैप्टर का नाम है बेटा आपके पास क्या? लीनियर इक्वेशन। मतलब इस चैप्टर में क्या चीज है आपके पास? लीनियर इक्वेशन। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन यानी कि एक ऐसी इक्वेशन, ध्यान से सुनना, एक ऐसी इक्वेशन, मैं लिख लेता हूं इसको ऐसे, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो जाए? 1 हो जाए, उस इक्वेशन को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। अब मैं आपके पास कुछ एग्जांपल लिखूंगा, आपको यस और नो में आंसर बताना है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x + y = 5। क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? यस और नो? क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? यस और नो? क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? यस और नो? सर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो रही है, थैंक यू सो मच, मैं तो खुद भी बहुत अच्छा हूँ। सर बड़ा लिखो यार आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि वो जब अपना वो इंक्रीज कर लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जैसे अगर मैं अपने फ़ोन में देखो, आप लोग, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग शायद अपने फ़ोन में इसको देख रहे हो, मुझे ये क्लियरली दिख रहा है ना। ज़्यादा बड़ा लिखते हैं तो फिर वो थोड़ा ख़राब सा दिखने लग जाता है हैंडराइटिंग, तो थोड़ा क्लियरिटी जो है आपका, उसको आप 360 पे या 480 पे करके देखो ज़रा एक बारी, तो मतलब हो जाएगा शायद, आई गेस क्लियर दिख रहा है, मतलब मेरे फ़ोन पे क्लियर दिख रहा है ना। तो वो इंटरनेट थोड़ा सा वो देख लेना आप। ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं यस ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, एक और इक्वेशन मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं। मान लो अगर आपके पास है x² + y = 5। मान लो ये एक इक्वेशन है। क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? यस और नो? क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? यस और नो? 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 क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? नो 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 नो, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो दो वेरिएबल है, एक y की पावर तो 1 है, लेकिन x की पावर क्या है? 2 है। तो किसी भी एक वेरिएबल की पावर अगर 2 हो जाए या 1 से ज्यादा हो जाए तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होती है। ठीक है बाबू, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन की कहानी है। लीनियर इक्वेशन यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अब बेटा लीनियर इक्वेशन वैसे तो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन जो आपको समझना है, आपको दो प्रकार की लीनियर इक्वेशंस को समझना है। पहली लीनियर इक्वेशन क्या है? इसको थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर लेते हैं। पहली लीनियर इक्वेशन क्या है जो आपको समझनी है? वो ये है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको समझना है। यानी कि एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, जिसमें क्या हो? सिर्फ एक वेरिएबल हो। जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x + 3 = 5। अब देखो यहां पे वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन आपके पास क्या कहलाएगी बेटा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये इक्वेशन क्या कहलाएगी आपके पास? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं कोई और एग्जांपल लिखूं, अगर मैं y = 5 लिखूं, y = 6 लिखूं, तो ये इक्वेशन भी क्या है आपके पास? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जब आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की पावर क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो उस इक्वेशन को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है।
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये हो गया। फिर एक हमारे पास आता है बाबू, क्या, एक हमारे पास आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें इन्हीं इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें इन्हीं इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? ऐसी इक्वेशन बाबू, ऐसी इक्वेशन बेटा जिसमें आपके पास दो वेरिएबल्स हो और दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन बेटा जिसमें आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशंस की पावर क्या है? 1 है। जैसे मान लो √2x, x के अंदर नहीं, x के बाहर है √2, माइनस 1/2y इज इक्वल्स टू -5। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास दो वेरिएबल्स है और दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या है? दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या है आपके पास? 1 है। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो चैट में लिख दो तारा रारा। ठीक है जी, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो चैट में लिख दो तारा रारा। ठीक है जी। अरे बाबू मतलब तुम लोग हो यार। एक बच्चा कह रहा सर बाबू कौन है? बाबू बेबी तुम लोग हो यार, मेरे छोटे मोटे भाई, छोटे मोटे भाई बहन है ना, तो तुम लोग हो मेरे बाबू। ठीक है, बाबू, सोना है ना, मोना है ना। चलो जी, वेरी गुड है ना, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी, ठीक है। तो ये चीज हो गई क्लियर, ये चीज हो गई क्लियर। लीनियर हमें इस चैप्टर में सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में। यहां तक पहुंचने के लिए पहले मुझे कांस्टेंट समझना था। कांस्टेंट क्या होता है? जो फिक्स होते हैं, जो चेंज नहीं होते। फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स यानी कि जो चेंज होते हैं। फिर इक्वेशंस क्या होती है? इक्वेशंस यानी कि जो कांस्टेंट, जिसमें कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल्स भी हो और इक्वल का साइन भी आता हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा। फिर हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होगा? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1 होती है। फिर लीनियर इक्वेशन दो प्रकार की हमें पढ़नी है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। वैसे 3 वेरिएबल भी होता है, 4 वेरिएबल भी होता है, बट हमें सिर्फ ये दो समझनी थी, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल, और 2 वेरिएबल यानी कि जिसमें दो वेरिएबल और दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है जी, चल। अब इसके अलावा एक छोटी सी चीज हमें और डिस्कस करनी है, उसके बाद अपन लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। आ जाओ। छोटी सी चीज क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर इसको हम लोग जनरल इक्वेशन भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखो, जैसे आपने ह्यूमन स्केलेटन देखा होगा, स्केलेटन देखा है ना। जितने भी लोग हैं इस धरती पे, जितने भी लोग हैं इस धरती पे, सभी का स्केलेटन सेम होता है। अंदर से उतनी ही हड्डियां होती है। अगर आप किसी का कंकाल देखोगे, स्केलेटन देखोगे, सबका स्केलेटन सेम दिखता है, सबका स्केलेटन सेम दिखता है, लेकिन उसके ऊपर बॉडी अलग अलग होती है। जैसे मेरी बॉडी है तो मैं दिखूंगा, कोई और तुम लोगों की बॉडी है तो तुम लोग दिखोगे, लेकिन अंदर का जो स्केलेटन होता है वो सबका क्या होता है? सेम होता है। तो वैसे ही आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है, आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जो 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है, जो 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है, उस लीनियर इक्वेशन का जो स्केलेटन है वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है बेटा। ax इज इक्वल्स टू बी, ax इज इक्वल्स टू बी, ax इज इक्वल्स टू बी, या ax प्लस बी, ऐसा देख लो, ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो उसका स्केलेटन ऐसा दिखता है। अब इसमें क्या होता है? अब इसमें क्या होता है? ए का मतलब होता है बेटा, ए का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट। यानी कि आप ए बी की वैल्यू, आपके पास ए और बी की जो वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे अगर मैं ए की वैल्यू को 2 रखूं और बी की वैल्यू को 3 रखूं तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? 2x प्लस 3। अगर मैं ए की वैल्यू को 4 रखूं, बी की वैल्यू को मैं 5 रखूं, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। ए की वैल्यू को अगर मैं -√2 रखूं और बी की वैल्यू को -3 रखूं तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यानी कि आपके पास इस इक्वेशन में ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की, इसमें आप ए और बी की वैल्यू को
अलग अलग सब्सटीट्यूट कर सकते हो, अलग अलग कुछ भी रख सकते हो। ए और बी की वैल्यू को कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो, तो आपके पास अलग अलग इक्वेशन आती रहेंगी, और जितनी भी इक्वेशन आएंगी वो सारी की सारी इक्वेशन क्या होंगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ए और बी की वैल्यू को जब आप चेंज करोगे तो आपके पास जो भी इक्वेशंस आएंगी, जो भी वैल्यूज आएंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ठीक है। हमें इससे उतना मतलब नहीं है जितना इससे मतलब है। हमें मतलब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है हमें इसके बारे में पढ़ना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो बेटा आपके पास होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है किसके? 0 के। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर किसके है बेटा? 0 के। ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला जाता है। यहां पे a क्या है बेटा? a क्या है? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट है a। b क्या है बेटा? b क्या है बेटा? b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट आपको पता है ना क्या होता है? जैसे मान लो ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो एक ऐसा कांस्टेंट जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ऐसा कांस्टेंट जो y से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि y के अलावा जो और दूसरी टर्म है इसमें, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ y। और c क्या है बेटा? c क्या है? c क्या है? c क्या है? c इज द कांस्टेंट टर्म। c क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। और यहां पे भी बाबू आपके पास a b और c की जो वैल्यू है, a और b और c की वैल्यू है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इट कैन बी एनी रियल नंबर, ये कुछ भी हो सकता है। एक मार्क्स में ये भी पूछा जाता है कि अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो वहां पे a b और c की वैल्यू क्या होती है? a b और c की वैल्यू क्या होती है? ठीक है जी, ठीक है जी। चलो अब यहां पे जैसे मान लो मैं a की जगह पे 1 रख दूं, b की जगह पे मैं -2 रख दूं, और c की जगह पे मान लो मैंने 3 रख दिया, तो आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी? आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे बनेगी? 1 इंटू एक्स 1x -2 इंटू वाई -2y प्लस c क्या है? कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। तो आपकी इक्वेशन ऐसी बन गई। अब मान लो मैंने a की जगह पे √2 रख दिया, b की जगह पे मान लो मैंने -22/7 रख दिया, और c की जगह पे मैंने 0 रख दिया, तो आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी? √2x -22/7y और c क्या है? +0 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे आप लोग अपनी इक्वेशंस को फॉर्म कर लेते हो, क्या आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें बस इसके बारे में ज्यादा फोकस करना है, अगर आ गया तो बोलो तारा रारा, ठीक है जी। सर आप किसके बाबू हो? मैं तुम लोगों का बाबू हूं यार। क्या तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करते हो? जैसे मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं, तुम लोगों को प्यार से बाबू बोलता हूं, तो क्या तुम लोग मुझे बाबू नहीं बोलते हो प्यार से? क्या तुम लोग मुझे बाबू नहीं बोल सकते प्यार से? आज से मेरा नाम बाबू सर हो गया है। बाबू सर आए हैं। डन है। आज से मैं कुल्लू भैया, कुलदीप सर और साथ के साथ बाबू सर भी बन गया। क्लियर है, ठीक है। नी जो तू हसदी रहंदी है, तकदी रहंदी है नी तो। ठीक है जी, क्लियर है। सर आपकी हंसी बहुत क्यूट है, वाह। बाबू सर आए हैं बाबू सर। चलो जी, चलो।
अब हमारे पास, अरे प्रभु, अब हमारे पास कुछ सवाल हैं। अब हमारे पास कुछ सवाल हैं। ठीक है जी, क्लियर बाबू सर ओपी। तो आज से बाबू जी आज से कोई भी मुझे आज से, अरे प्रिया बेटा पढ़ लो, चलो ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो, आपके पास एक सवाल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c कह रहे कि आपके पास ये जो जितनी भी इक्वेशंस है इनको इस फॉर्म में, ये जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और फिर उसके बाद बताओ a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। अरे ठीक है बाबू अरे भाई ठीक है, बाबू बना दिया तुमने मुझे, ठीक है बाबू भैया, हाँ बाबू भैया भी चलेगा, बाबू सर भी चलेगा, ठीक है, बाबू राव नहीं चलेगा, बाबू राव नहीं। आ जाओ, चलो मजाक से हटके अब इधर आ जाओ। आपके पास बेटा एक इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार, ऐसा सा एक सवाल है इक्वल्स टू 0। आपके पास बोला गया है कि आपकी ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले आप अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आओ। अब इस फॉर्म में लाने का एक बहुत आसान सा तरीका है। आसान सा तरीका क्या है? इक्वल टू के इस साइड में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इक्वल टू के इस साइड में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। पहले से इक्वल टू मतलब एक साइड, देखो या तो ये क्या है आपके पास, ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। ये क्या है आपके पास? राइट हैंड साइड है। या तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 बना दो या तो राइट हैंड साइड में 0 बना दो। तो आप बस ऐसे कर दोगे। ऐसे करने के बाद आपको पहले से दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में पहले से 0 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको कुछ नहीं करना है। अब यहां पे अगर मैं a की बात करूं, a क्या था? x का कोएफिशिएंट यानी कि 2। यहां पे अगर मैं b की बात करूं, b क्या था? y का कोएफिशिएंट क्या है? 3। यहां पे अगर मैं c की बात करूं तो c क्या हो जाएगा बेटा? 9.35 के ऊपर बार। क्या ये सही है या गलत है? क्या मैंने जो a, b और c की वैल्यू लिखी है वो सही है या गलत है? क्या जो a, b और c की वैल्यू मैंने लिखी है वो सही है या गलत है? ठीक है। अभी क्या है, जैसे कि मतलब मेरी भांजी भी है ना, वो भी इसी बैच में है, तो वो भी मेरी क्लास में, मतलब शायद वो क्लास देख रही है। तो अभी एकदम से उसका मैसेज आ गया मेरे पास, बाबू सर चलो जी, ठीक है। क्या मैंने ये जो, क्या ये मामू सर है? ये बच्चा लिख रहा है मामू सर गलत है, सही है, गलत है। कुछ बच्चे कह रहे हैं गलत है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सही है आ जाओ। ये बेटा गलत है। और अक्सर आप लोग अपने एग्जाम में यही गलती करके आते हो, आप नेगेटिव साइन को भूल जाते हो। बेटा कहीं पे अगर नेगेटिव साइन है ना, बेटा ये काल बन के आता है हमारे पास। मैथ्स में नेगेटिव साइन का मतलब होता है काल, मतलब जैसे मौत होती है ना, वैसी ही ये यमराज के समान होता है नेगेटिव साइन। आपके मार्क्स को खा जाता है ना, अगर आपने ये नेगेटिव साइन नहीं लगाया। सिर्फ यहीं पे नहीं, बहुत सारी जगह पे। तो ये नेगेटिव साइन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेक श्योर कि आप लोग नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट बिल्कुल भी ना करें। आ जाओ बेटा दूसरे वाले सवाल पे आ जाओ। आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। RHS में पहले से 0 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। a क्या होता है? x का कोएफिशिएंट। क्या हो जाएगा इस केस में? a की वैल्यू बताओ मुझे, क्या हो जाएगा इस केस में? a क्या हो जाएगा? a की वैल्यू बताओ और फिर b की वैल्यू बताओ और फिर c की वैल्यू बताओ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -1/5 इंटू वाई, ऐसे लिख सकता हूं, -10 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? कुलदीप भंडारी सर की भांजी है एक बच्चा अब सुधर जाओ।
ठीक है जी, 1 1 1, शाबाश। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि x के आगे कुछ नहीं लिखा तो 0 लिख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि x के आगे कुछ नहीं लिखा तो 0 लिख देते हैं। नहीं बेटा, यहां पे x के आगे अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1 इंटू एक्स माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर मैं यहां पे a की वैल्यू लिखूं तो a की वैल्यू क्या है, 1। b की वैल्यू लिखूं तो b की वैल्यू क्या होगा, y का कोएफिशिएंट माइनस 1/5। बाबू, ओ बाबू, ये नेगेटिव साइन लगाना मत भूल जाना, वरना देख लो क्या होगा, ठीक है। हाँ, और c की वैल्यू क्या है, -10। c की वैल्यू क्या है, -10। c की वैल्यू क्या है, -10। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला वाला पार्ट, अगला वाला पार्ट, अगला वाला पार्ट देखो। अगला वाला पार्ट क्या है बेटा, अब देखो इस वाले सवाल में बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। चलो आप लोग पहले ट्राई करो, आप लोग बताओ मुझे, मैं टाइमर लगा देता हूं, आप लोग बताओ मुझे कि इस केस में ये तीसरा वाला पार्ट है, ये जो तीसरा वाला पार्ट है, इसमें a b और c की वैल्यू कोई बच्चा मुझे बता सकता है? a b और c की वैल्यू कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या? मेरा नाम ले लो मामू सर प्लीज, महक रिक्वेस्ट, मैं कब से बोल रही हूँ। हाय मनक था, महक था, जो भी था, हाय बेटा हाय, ठीक है। बाबू सर आई एम योर भांजी, अरे तुम सब लोग मेरे भांजे भांजियों जैसे ही हो यार, है ना। हाँ, तुम मेरे बाबू हो, है ना, तुम मेरे बाबू हो, मेरे सोना हो। हाँ जी, ए बी और सी की वैल्यू क्या है मामा, ओ मामा, ओ मामा बुक में बेटा यदुवंशी अमन, देख लिया मैंने तुम्हें, है ना, ध्यान रखूंगा अब मैं तुम्हारा, छुट्टी करेंगे। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 0। अच्छा ठीक है, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 6, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो इस वाले सवाल में, हाय मनताज, इस वाले सवाल में, हाय अलिफिया, हाय अलिफिया, देखो इस वाले सवाल में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने क्या बोला है, या तो राइट हैंड साइड में 0 ले लो या तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 ले लो। अब देखो मैं इस सवाल को दो तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। -2x + 3y = 6, ये है आपके पास सवाल। अब इस सवाल को ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। क्या है देखो, अगर मैं 6 को इधर ले आऊं, 6 को RHS में ले आऊं, तो ये क्या हो जाएगा, -2x + 3y -6 = 0, ऐसा हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि आपको या तो LHS में 0 बनाना है या तो RHS में 0 बनाना है। अब अगर मैं यहां से a, b और c की वैल्यू देखूं, तो a की वैल्यू क्या है, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2। b की वैल्यू क्या है, जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3। और c की वैल्यू क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि -6। a की वैल्यू क्या है, जो x के साथ मल्टीप्लाई, b की वैल्यू क्या है, जो y के साथ मल्टीप्लाई, और c क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है, -6, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे भाई, ये जो है, अगर मैं RHS में 0 बना दूं, LHS में 0 बना दूं, अगर मैं यहां पे 0 बना दूं, इधर 0, और इन सबको उधर ले जाओ, तो 2x इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 3y इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और 6 इधर आके क्या हो, 6 तो पहले से ही इधर था, मैं 2x को उधर ले गया, 3y को उधर ले गया, 6 पहले से इधर था, तो मैं अपनी इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो मैंने आपको बताया, या तो आप LHS में 0 बना लो या तो आप RHS में 0 बना लो, कैसे भी कर लो। अब यहां पे a की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है, b की वैल्यू क्या है, जो y का कोएफिशिएंट है, -3, और c की वैल्यू क्या है, 6। तो दोनों के दोनों आंसर आपके पास सही है। बस अगर आप दोनों में डिफरेंस देखोगे ना, डिफरेंस क्या है, साइन का, यहां पे a -2 है, यहां पे a +2 है, यहां पे b 3 है, यहां पे b -3 है, यहां पे c -6 है, यहां पे c +6 है। दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। वही चीज आप यहां पे भी कर सकते हो कि इन सबको इधर ले आओ, इन सबको इधर ले आओ,
बट यहां पे पहले से 0 था तो हमने वो शरारत करने की कोशिश नहीं करी, तो इस केस में दोनों आंसर सही है। अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो बोलो तारा रारा। ठीक है जी, ठीक है जी। बाबू भैया हार्ड सवाल दीजिए। अरे जैसे मैंने आपको बोला था ना, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था, पहले धीरे धीरे इजी, फिर इजी, फिर धीरे धीरे हमने लेवल इंक्रीज किया था। तो करेंगे, हार्ड सवाल भी करेंगे, है ना, सब करेंगे, आप टेंशन मत लो, है ना। समझ में आया तो बोल लो तारा रारा, बट साइन चेंज होते हैं आंसर के, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, गाना सुना दो। गाना सुनाने ही आता ना मैं यहाँ पे। चलो जी, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो और भी कुछ और टाइप के सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लो ये है x इज इक्वल्स टू 3y, x इज इक्वल्स टू 3y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? देखो मान लो मैं ये 3y को RHS, या तो आपको LHS 0 करना है या तो RHS 0 करना है। तो मैंने क्या किया, 3y को इधर ले आया, इधर ले आया, इधर हो गया 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहां पे ax by तो है, c तो है ही नहीं। तो c को कैसे लेकर आओगे? x माइनस 3y प्लस c क्या होगा इस केस में? 0 हो जाएगा। c क्या होगा इस केस में? 0 हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ। तो यहां पे a का वैल्यू क्या है? x का कोएफिशिएंट, b का वैल्यू क्या है? y का कोएफिशिएंट, और c क्या है बेटा अपने पास? जो कांस्टेंट टर्म है, जो कि 0 है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? एक टर्म ये होता है, एक टर्म ये होता है, एक टर्म ये। यहां पे बेटा सिर्फ आपके पास 2 ही टर्म थी। जब आपके पास ऐसा होगा, तीसरी टर्म कैसे आएगी? ऐसे आएगी, 0 आएगी। ठीक है जी। उसी तरह से आपको मुझे यहां पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के दिखाना है। 2x इज इक्वल्स टू -5 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताओ जरा अपनी चैट में बताओ जरा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? यूं तो अकेला ही अक्सर मैं गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ अगर तो दुनिया बदल सकता हूं मैं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, हाय दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। देखो कुछ बच्चों का आंसर सही है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना, गांव वालों, ध्यान से सुनना। देखो मैं -5 को इधर ले आया, तो ये क्या हो जाएगा? 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब बच्चों ने क्या किया है? 2x + 0 + 5 इक्वल्स टू 0, ऐसे कर दिए। पर बेटा ये जो 0 है ये तो कांस्टेंट टर्म है। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax + by। बीच में आपको क्या चाहिए? y भी तो चाहिए। अब y तो है ही नहीं, अगर मान लो मैं y को 0 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये y जो भी वेरिएबल नहीं होता है, जो भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? वो वेरिएबल किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा? 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। जो वेरिएबल नहीं है, अगर y नहीं है इस इक्वेशन में, अगर y नहीं है तो इसका मतलब क्या है बाबू? वो वेरिएबल 0 से मल्टीप्लाई हुआ है। समझ रहे हो ना? अगर आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं दे रखा, जैसे इसमें y नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या है? वो वेरिएबल किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा? 0 से। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, 2x फिर 0y फिर +5 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे अगर मैं a लिखूं तो a है 2, b लिखूं तो y का कोएफिशिएंट 0, c लिखूं तो कांस्टेंट टर्म जो कि है 5। ठीक है जी,
ठीक है। उसी तरह से ये वाला सवाल भी हो जाएगा आपका, उसी तरह से ये वाला पार्ट भी हो जाएगा आपके पास। 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहां पे y नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, y किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 0 से, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इसकी क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब अगर बेटा ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो a क्या है, 3 है, b क्या है, 0 है, और c क्या है बाबू, 2 है। गांव वालों समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। चल अगला सवाल, बस आखिरी 2 सवाल और है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अब आप लोग मुझे फटाफट से चैट सेक्शन में इसमें a, b और c की वैल्यू बताओ। देखो ये आपके पास क्या है, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो इसमें a, b और c की वैल्यू बताओ, a, b और c की वैल्यू बताओ, a, b और c की वैल्यू बताओ फटाफट से, a, b और c की वैल्यू बताओ। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। अरे यार हाथ में चोट लग गई थी, मतलब जल गया था थोड़ा सा, है ना, तो बस उसी का निशान पड़ा हुआ है। सर आपको क्या हुआ है, हाथ में चोट लग गई थी, बस ये मत पूछो। एक बच्चा मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कहता कि कुलदीप सर आपसे रिक्वेस्ट है, अगली क्लास में ना कोई गाना था, मतलब पता नहीं कौन सा गाना था, अभी मैं चैट में भी वही सेम डिमांड देखी, कहता सर अगली क्लास में ना आप वो वाला गाना गाना। अरे भैया ठीक है, आप लोगों की डिमांड मैं ज़रूर पूरी करूँगा। जो भी देखो, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट वीक से आपके शोभित सर आप लोगों को पढ़ाएंगे, है ना, ज्योमेट्री वाला चैप्टर। तो उसके बाद मतलब जितना भी है चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 सर्कल्स तक जितने भी चैप्टर्स है ज्योमेट्री के, वो सारे के सारे चैप्टर्स वही पढ़ाएंगे। तो हम लोग मिलेंगे बहुत टाइम बाद, फिर बहुत टाइम बाद मिलेंगे, बहुत टाइम बाद। मैं तो तुम लोगों को बहुत मिस करूंगा। सैटरडे वाली क्लास जो होगी हमारी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हम शायद हीरोन्स फार्मूला वगैरह ये सारे चैप्टर शायद मैं करवाऊंगा, है ना। तो बाकी ज्योमेट्री वाले जितने भी चैप्टर्स है वो आपके शोभित सर आपको करा रहे होंगे। तो मैं तो बहुत मिस करूँगा, मैं थोड़ा इमोशनल टाइप का बंदा हूँ। A0 B1 और C माइनस 2, A0 B1 और C माइनस 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 0 इंटू, अरे ये क्या हो गया बे, x है नहीं, x नहीं है तो जो वेरिएबल नहीं होता वो किससे मल्टीप्लाई करा दो, 0 से। y किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, y किससे मल्टीप्लाई, y के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। -2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे a कितना है, 0 हो गया, b कितना है बेटा, y का कोएफिशिएंट 1 हो गया, और c कितना है, -2 हो गया, बस सिंपल। सेम उसी तरीके से ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब या तो 5 को इधर भेजो या तो 2x को इधर भेजो। मैंने क्या किया, 5 को इधर भेज दिया तो 2x - 5 हो गया। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहां पे y नहीं है। तो क्या होगा, 0 इंटू वाई -5। तो a क्या हो गया, 2 हो गया, b क्या हो गया, 0 हो गया, और c क्या हो गया, -5 हो गया, बस सिंपल, है ना। अगर आप इसको इधर भेजोगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, प्रैंक कॉल करेंगे हम सैटरडे वाली क्लास में, ठीक है, सैटरडे वाली क्लास में। हाँ गाऊंगा यार किसी दिन तुम्हारे लिए अलग से, सैटरडे वाली क्लास में, वो हमारी आखिरी क्लास होगी ना, तो हाँ बीच में आके मिल लूंगा, ठीक है। चलो जी, चलो 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 चलो। अब देखो 2 सवाल और करने, उसके बाद छुट्टी है तुम्हारी। बहुत सिंपल सिंपल से सवाल है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हमारे पास चीजें ऐसी होती है ना, ऐसी होती है, इक्वेशन दे रखी है a b और c निकालो, वो तो बहुत आसान है। अब आपके पास बेटा ऐसा सा कुछ दे दिया जाता है, इससे पहले हम लोग ये वाला सवाल करते हैं। आपके पास इनको बोला जाता है बेटा वर्ड प्रॉब्लम। इनको क्या बोला जाता है, वर्ड प्रॉब्लम। ये अभी तो आपके पास उतना नहीं है, अभी आपके पास 1-2 ही आएंगी, लेकिन जब आप 10th में जाओगे तो वहां पे ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम सब, अगर आपका कोई सीनियर है, बड़ा भाई, छोटा तो नहीं बट बड़ा भाई बहन कोई भी है, तो वो आपको जरूर बताएगा कि 10th ग्रेड में वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है। तो उन वर्ड प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाता है, कैसे वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, आपके पास इंग्लिश में कोई स्टेटमेंट लिखी है, उसको मैथमेटिकल एक इक्वेशन बनाना है, आपको मैथ्स की एक इक्वेशन बनाना है।
मैथ्स की एक इक्वेशन बनाना है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? देखो क्या बोला गया आपको, आपके पास बोला गया द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कहता है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। दो चीजें हैं आपके पास, एक नोटबुक है और एक पेन है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। वो कह रहे आपके पास ये एक स्टेटमेंट है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के क्या है, 2 गुना है। इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। आगे क्या बोला गया है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स रुपीज। नोटबुक की कॉस्ट को एक्स रुपीज मानो और पेन की कॉस्ट को वाई रुपीज मानो। नोटबुक की कॉस्ट को एक्स रुपीज मानो और पेन की कॉस्ट को वाई रुपीज मानो और फिर इक्वेशन बनाओ। तो सबसे पहले देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में बोला गया है बेटा आपको कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक। नोटबुक की जो कॉस्ट है, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है? वो बराबर है बेटा पेन की कॉस्ट के, पेन की कॉस्ट के, पेन की कॉस्ट के, पेन की कॉस्ट के 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना यानी कि ट्वाइस। तो ट्वाइस बोला है ना कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के क्या है, 2 गुना है। 2 गुना यानी कि पेन की जो भी कॉस्ट होगी जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नोटबुक की कॉस्ट मिलेगी। ये आपको क्वेश्चन में बोला गया। अब उसने बोला है आपको इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो आपको बोला क्या गया है, नोटबुक की कॉस्ट को एक्स रुपीज मान लो। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट को आपने क्या मान लिया है, एक्स रुपीज मान लिया। क्या मान लिया है, एक्स रुपीज मान लिया है। और लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट को आपने क्या मान लिया है, वाई रुपीज मान लिया है। नोटबुक की कॉस्ट को आपने एक्स रुपीज मान लिया है और पेन की कॉस्ट को आपने क्या मान लिया है, वाई रुपीज मान लिया है। अब आपको बोला क्या गया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि नोटबुक की कॉस्ट, नोटबुक की कॉस्ट, नोटबुक की कॉस्ट, नोटबुक की कॉस्ट क्या है बेटा, पेन की कॉस्ट के, पेन की कॉस्ट के, पेन की कॉस्ट के 2 गुना है, 2 गुना है। तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपीज, पेन की कॉस्ट कितनी है, वाई रुपीज। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल्स टू 2y के बराबर आ गया। अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। अब इसको अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो कि x माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। हालांकि इतना भी छोड़ोगे तो सही है। अरे बस मेरे भाई एक और सवाल है, कर रहा हूं छुट्टी तुम्हारी, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, जब देखो तब छुट्टी चाहिए तुम्हें। क्लास बाद में शुरू होती है, छुट्टी पहले चाहिए होती है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। अरे ये कहां से आ गया, ये वाला सवाल, आखिरी सवाल। ठीक है, इसके बाद कल हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ अच्छे खासे लेवल के सवाल करेंगे। ठीक है, चल। द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन द हाफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। कह रहे कि भैया जो बॉल पेन की कॉस्ट है वो 5 रुपए कम है फाउंटेन पेन की कॉस्ट के हाफ के, हाफ के। पता नहीं भाई क्या खतरनाक सी बात बोल दी है। राइट द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखो आपके पास क्या बोला गया, आपको बोला गया 2 चीजें हैं बेटा। एक है बेटा आपके पास बॉल पेन, बॉल पेन, और एक क्या है आपके पास फाउंटेन पेन। एक क्या है आपके पास फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन और बॉल पेन। 2 प्रकार के पेन है। क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, बॉल पेन की जो कॉस्ट है, बॉल पेन की जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन द हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की जो कॉस्ट है उसके हाफ से 5 रुपए कम जो है वो बॉल पेन की कॉस्ट है। बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन द हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की जो कॉस्ट है उसके हाफ के
उसके हाफ से 5 रुपए कम जो है वो बॉल पेन की कॉस्ट है। ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो अब आपको इसकी इक्वेशन बना देनी है। इक्वेशन कैसे बनाओगे? आप लिखोगे लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। बॉल पेन की कॉस्ट को मैंने x रुपीज मान लिया, है ना। द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। और लेट द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन की जो कॉस्ट है, वो कितनी है? Y है, Y रुपीज मान लिया मैंने। अब आपको क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या बोला गया है? बॉल पेन की जो कॉस्ट है यानी कि x रुपीज, बॉल पेन की कॉस्ट क्या है? x रुपीज। वो क्या है बेटा? फाउंटेन पेन की कॉस्ट के हाफ से 5 रुपए कम है। बस बन गई इक्वेशन। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो आप लोग, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो आप। क्लियर है बाबू? ठीक है, क्लियर है। देखो अब अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो और कैसे सॉल्व करोगे? देखो x इज इक्वल्स टू y अपॉन 2 -5 है, ये इक्वेशन है। देखो x को एज इट इज रखो, यहां पे क्या कर दिया मैंने? एलसीएम ले लिया दोनों का, 2 से 5 को मल्टीप्लाई कराओगे 10 आएगा। ये 2 को इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू y माइनस 10। अब सब कुछ इधर ले आओगे तो 2x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये भी आपकी सेम इक्वेशन है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। इतना भी छोड़ोगे तो भी सही है। अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो x इज इक्वल्स टू y अपॉन 2 -5 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -10 हो गया, फिर ये 2 को इधर भेजा तो ये 2x हो गया, माइनस y और 10 को इधर भेजा तो ये इस तरीके से हुआ। ठीक है जी। अरे बस कर रहा हो छुट्टी भाई। ठीक है सर, यू डोंट सी माई मैसेज। हाई अनुष्का राजपूत। ठीक है। अरे नहीं सर, छुट्टी करो बाबू प्लीज। सर खाना है, छुट्टी। तुम लोगों को एक चीज बताओ, जब तुम लोगों को हमने ये बोला था कि आपकी 9th का बैच है, आरंभ बैच है, तो उसमें ये बताया था ना कि 1 घंटे की क्लास होगी, 9 बजे, 8 बजे से 9 बजे तक क्लास होगी, 5 बजे से 6 बजे तक क्लास होगी, या इतने बजे से इतने बजे तक क्लास होगी। जैसे ही 8:30 होते हैं तुम्हारे, अरे भैया छुट्टी कर दो, रे भैया छुट्टी कर दो। क्या है यार? और ये सिर्फ मेरी क्लास में नहीं है, हर क्लास में यही है, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा? और अगर मैं ये बोल दूं कि चलो बातें करते हैं, चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, चलो मैं तुम्हें ये बताता हूं, चलो मैं तुम्हें वो बताता हूं, फिर तुम लोग बैठे रहोगे, फिर तुम लोग ये होगा। वैसे तो बस आज का ये आखिरी सवाल था, है ना, पर तुम लोग यार मतलब खतरनाक फिल्म हो, बहुत खतरनाक फिल्म हो। ठीक है जी, चलो तो यस गाइज, कल के सेशन में इसको रिवाइज करके आना। कल हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। पहले आपके पास एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें, ग्राफ भी होते थे, और हाँ मतलब एक एक्स्ट्रा टॉपिक वही था, ग्राफ हुआ करते थे, बट ग्राफ आप कोऑर्डिनेट में पढ़ लेते हो तो यहाँ से हटा दिया उसको। बट ठीक है, हम लोग इसके बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे हमने उसमें करे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आप टेंशन मत लेना, आपका जो भी लेवल है उसे एक लेवल ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, चलो जी, चलो। सो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है मेरा कल व्लॉग भी आने वाला है एक, है ना, बहुत सारे बच्चों को शायद पता भी है। मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है ना, तो देख लेना, कल एक बहुत प्यारा सा व्लॉग आने वाला है, तो देख लेना उसको। अब छुट्टी भी कर दो बस, तारा रारा भैया मत दो छुट्टी, मैं देख लूँगी। हाँ मतलब, पर आज के इस सेशन का इतना ही था बेटा, है ना। अब हम जो है, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, नए टॉपिक के क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। तो उसके लिए हम लोगों को टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक पढ़ाने बैठूंगा तो फिर 15 मिनट तो उसी में लग जाएंगे, है ना। तो इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। भैया चैनल का नाम क्या है आपका? द कुल्लू भैया व्लॉग्स, द कुल्लू भैया व्लॉग्स सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी, ठीक है जी,
ठीक है, ओके सर आपकी गर्लफ्रेंड है, शादीशुदा आदमी हूं भाई। चलो जी, चलो 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 चलो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अब हम मिलेंगे कल।